जो छोटा वाला सहदेव है वो जब पहली दफ़ा मुझे मिला तो वो अपने कॉस्ट्यूम को संभालने में कभी गिर रहा है, कभी उठ रहा है। जो नकुल है वो बड़ा क्यूट सा है, उसके निम्बल्स भी हैं, बहुत अच्छा दिखता है। उसको खरगोश बुलाता हूँ। केवल चाइल्ड एक्टर कहने से उनको हम दरकिनार नहीं कर सकते कि मेरी इंट्रोडक्शन सीन में ही मुझे पहलवानों के साथ मल्ल युद्ध करना था क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो बलशाली है और द्वंद्व युद्ध में निपुण है। वेलकम गाइस। सबसे पहले तो सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। बहुत सारी ज्वेलरी से हमें समझ में आ रहा है कि आप महाराजा हैं, पर कैसे महाराजा हैं प्लीज़ बताओ। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप मोहन और हस्तिनापुर के वीर सोनी सब के शो में मैं धृतराष्ट्र, सम्राट धृतराष्ट्र का रोल कर रहा हूँ। सर आपसे शुरुआत कर लें तो आप हमें तो साफ नज़र आ रहा है कि आप आचार्य के रूप में हैं, पर कैसा आचार्य, अपना प्लीज़ किरदार बताएं। नमस्कार, मेरा नाम जितेन लालवानी और मैं गुरु द्रोणाचार्य जी का रोल कर रहा हूँ हस्तिनापुर के वीर में। सर आप दोनों की अगर हम बात कर ले तो इसके पहले भी महाभारत बहुत बार हमने देखा है, लेकिन इस बार पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। इस बार बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है और उनके साथ शूट भी हो रहा है। तो आप दोनों से इंडिविजुअल लेवल पर पहला सवाल है कि एक्टर होने के नाते बच्चों के साथ शूट करना, उनके क्यू को पकड़ना, उनकी एनर्जी मैच करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट या ईजी था? तो मज़ेदार भी होता है लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है क्योंकि बच्चों के साथ हमें चलना पड़ता है। समटाइम्स यू आर रेडी और कई बार बच्चे हैं और इस तरह के उनके विग्स हैं, उनके कॉस्ट्यूम हैं, तो कई बार मतलब उनका विग हिल जाता है, कभी उनके कपड़े हिल जाते हैं, तो उनके साथ टाइम काफ़ी ज़्यादा जाता है। लेकिन हमें सीखने को भी बहुत मिलता है बच्चों से। मतलब बच्चों की जो एक फ्रेश रॉ एनर्जी होती है ना, उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है और बहुत मज़ा भी आता है। सो दोनों ही पहलू हैं। मतलब एट टाइम्स हम कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन कभी कभी उनके साथ मज़ा भी इतना आता है, इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वो कुछ नए नए सवाल पूछ रहे होते हैं, उनको समझाने में सिखाने में भी बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। सर आप बताएं आपका। मैं बताऊं, देखिए पहली बात तो यह है कि जैसा कि इन्होंने कहा कि बच्चों के साथ काम करना बहुत मज़ेदार अनुभव है। जो छोटा वाला सहदेव है वो जब पहली दफ़ा मुझे मिला तो वो अपने कॉस्ट्यूम को संभालने में कभी गिर रहा है, कभी उठ रहा है, फिर चल रहा है, तो उसने मुझे गिलहरी की याद दिलाई। फिर उसकी इजाज़त लेके मैंने उसका नाम ही गिलहरी रख दिया है, उसको गिलहरी बुलाता हूँ। ही इज़ हैप्पी विथ इट नाउ। और दूसरा जो नकुल है वो बड़ा क्यूट सा है, उसके निम्बल्स भी हैं, बहुत अच्छा दिखता है, उसको खरगोश बुलाता हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम दिस लाइट हार्टेड थिंग, जब मैंने काम इनके साथ किया तो आई रियलाइज्ड कि वो थॉरो प्रो है। कुछ बच्चों को 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस है, एकदम छोटे से काम कर रहे हैं, वो कई शो को लीड रह चुके हैं। तो काम के मामले में, अपने लाइंस को याद करने के मामले में बहुत पक्के हैं। एक सीन आयुध के साथ चल रहा था जो मेरे पुत्र दुर्योधन का किरदार कर रहे हैं, तो मुझे याद है कि उनका बैक था कैमरे में और बड़ा इंटेंस सीन था। वो युवराज नहीं बन पाए, मुझसे वजह मांगने आते हैं कि क्या कारण है कि मैं युवराज नहीं बन पाया, और मैं उसको सफाई देता हूँ लेकिन उसके आंखों में आंसू हैं। उसको करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने इसलिए किया ताकि मेरा सीन अच्छा हो, मेरे किरदार में इजाफा हो। इतने पक्के, इतने ईमानदार और इतने डेडिकेटेड एक्टर हैं ये। केवल चाइल्ड एक्टर कहने से उनको हम दरकिनार नहीं कर सकते, वो हमसे भी ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे शोज़ में कठिन हिंदी शब्दों का उच्चारण होता है और कई बार ऐसे शोज़ में एक्शंस भी इस लेवल के हो जाते हैं जो आजकल के कॉमन एक्शंस नहीं होते हैं। फिर चाहे वो हार्नेस पे यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, चाहे वो टीचिंग की बात कर ले, यानी एज अ गुरु आप अगर कुछ सिखा रहे हो तो, या एज अ महाराज अगर आप अपने एग्रेशन को व्यतीत कर रहे हो तो जो भी एक्शन यूज़ होता है, इन दोनों ही सूरतों में बतौर एक्टर कितने रेस्ट्रिक्शंस और कितनी आज़ादी एक माइक्रो शो है? रही बात भाषा की तो हाँ, थोड़ा सा नए बच्चों के साथ जो इन शब्दों के साथ उतने फ्लुएंट नहीं है तो उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, थोड़ी सी कठिनाई होती है उनको उस भाषा में बात करने में। लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि वो काफ़ी ट्रेंड बच्चे हैं तो उन लोगों को ज़्यादा कठिनाई नहीं आती। लेकिन हाँ, हमारे दर्शकों को भी ऐसी भाषा समझने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत गूढ़ शब्द ना बोलें। कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी, मैं ज़रूर कहूँगा कि सरल हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। एकदम कठिन हिंदी होगी तो ऑडियंस भी समझ नहीं पाएगी, इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि आम जो हमारी भाषा है, बोलचाल की भाषा है, उसका इस्तेमाल करें। और डेफिनेटली वो उस रेखा को क्रॉस नहीं करना है कि जहाँ लगे कि ये तो बहुत ही कैजुअल हो गया, उतना हम लोग रखते हैं।
और दूसरा एक्शन डेफिनेटली इसमें डिफरेंट होता है, बट उसी का तो आनंद आता है। वो आपने शुरू से देखा होगा जब माइथो आते हैं, जो हार्नेस में उड़ना और वो तीर कमान का आसमान में एक साथ टकराना, वो सारी चीज़ें बहुत आनंद देती हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं लोग उसको, तो इसीलिए उसको करते रहते हैं तो अच्छा लगता है। गुरुदेव ने जो कहा उसी को मैं इलेबोरेट करता हूँ। देखिए, प्रश्न के दो पक्ष हैं, पहला भाषा और दूसरा एक्शन सीक्वेंसेस। तो भाषा का ऐसा है कि जब भी हम बाहर जैसे शेक्सपियरियन प्ले करते हैं तो हम एक क्लिष्ट इंग्लिश का प्रयोग करते हैं जो नॉर्मल कोई अंग्रेज़ नहीं करता। तो उसी प्रकार जब हम क्लासिकल टेक्स्ट को रीइंटरप्रेट करते हैं तो भाषा की शुद्धि जो है वो आवश्यक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दर्शकों के ज्ञान में भी थोड़ा इजाफा होगा ऐसे शब्दों के बारे में सुनकर। और उसके साथ ही जैसा इन्होंने कहा कि हमने बहुत ऐसे शब्द नहीं रखे हैं कि आपको शब्दकोश देख के निकालना पड़े, आप समझ जाएंगे कि क्या कहने का मतलब है। लेकिन जब हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे ये भी होता है कि जो कथानक है, जो दृश्य फिल्माए जा रहे हैं, उसकी गरिमा बरकरार ऑथेंटिक लगता है वो ऐसा नहीं लगता कि फेक है। तो उसके लिए चरित्र इतने भारी भरकम है तो शब्द भी थोड़े से सामान्य प्रचलन से भारी होंगे। अब आती है एक्शन की बात। तो इनकी तरह मैं भी एक ट्रेंड एक्टर हूँ, एक्शन मैंने बहुत किए हैं। यहाँ पे मेरे लिए चैलेंजिंग ये था कि मेरी इंट्रोडक्शन सीन में ही मुझे पहलवानों के साथ मल्ल युद्ध करना था क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो बलशाली है और द्वंद्व युद्ध में निपुण है। अब एक व्यक्ति जो नेत्रों से देख नहीं सकता और दो बड़े बलिष्ठ पहलवान उस पर आक्रमण कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार एक्शन करेगा, ये सीन की एक हाईलाइट है। और शब्दों को सुनकर रिएक्ट करना और उसके बाद इमीडिएट रिफ्लेक्स के साथ काम करना, बड़ा आनंद आया। बहुत कुछ नया है, आजकल एवेंजर्स का ज़माना है और लोग वो सब देखते रहते हैं, तो इसमें भी बहुत अच्छा लगेगा देख के। सर, आजकल जो ये स्टोरी लाइन है जो मॉरल्स एथिक्स सिखाती है यंग जनरेशन को, बहुत ज़्यादा नीड ऑफ एन आवर है। जैसे कि आजकल गुरु की भी जो इम्पैक्ट है वो कम होते जा रही है, लोग उनका रिस्पेक्ट कम कर दे रहे हैं और अपनों में प्यार नहीं, अपनों में एकता नहीं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह के कथानक का आप कहीं भी क्लासिकल टेक्स्ट को दिखाएंगे, चाहे वो हमारे यहाँ हो चाहे बाहर हो, यूरोप में हो, तो कहानियाँ इसीलिए रची गई क्योंकि कहानी के माध्यम से जो आप मैसेज कन्वे कर पाते हैं वो वैसे अगर कोई खड़ा होकर समझाए कि बुराई का मार्ग छोड़ दो, अच्छाई के मार्ग पर चलो और कर भला तो हो भला, तो आप इतना नहीं समझ पाएंगे। मगर एक स्टोरी के तौर पे जैसे हितोपदेश की कहानियाँ होती थी या इस प्रकार की कहानियाँ हैं, तो आप इमीडिएटली मैसेज को समझते हैं और उसके साथ आइडेंटिफाई भी करते हैं। तो यहाँ बड़े हल्के फुल्के सटल अंदाज में न्यू जनरेशन के लिए वो सारी बातें उसी ढंग से कही गई हैं, मगर इतने आनंददायक ढंग से कि आपको सुनकर भी अच्छा लगेगा और आपको वो मैसेज ऑटोमेटिकली कन्वे हो जाएगा, आपको प्रीच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बेसिकली क्या है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी जो होता है ना, तो उसी से आप सीखते हैं। जब तक हम स्टोरी सुनाएंगे नहीं तब तक मॉरल ऑफ द स्टोरी पता नहीं चलेगा। हम सिर्फ मॉरल बताएंगे तो भी नहीं समझ में आएगा, पूरी कहानी बताएंगे, देन यू हैव टू कम टू मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो इसीलिए लोग बोलते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी बताओ। और समय समय पर ये आवश्यक है, जैसा ये कह रहे हैं ना कि आपको बताते भी रहना है नए जनरेशन को और ख़ुद को भी कि भाई आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, आप कर रहे हैं, मगर आदर्श क्या है, पाने का ध्येय क्या होना चाहिए, जीवन किस ओर अग्रसर होना चाहिए, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर आप ये कहना ही छोड़ देंगे तो लोग फिर बुरे को ही अच्छा मान के उसी का अनुसरण करेंगे, तो वो फिर अच्छा नहीं होगा। तो टाइम टू टाइम ऐसे मैसेज वाले शो बनने चाहिए जिससे कि लोगों को पता चले कि ये मार्ग करेक्ट है, श्रेष्ठ है। इसी कंटिन्यूटी में गीता का कोई ऐसा लेसन या कोई ऐसा कंटेंट जो आप लोग ऑडियंस से शेयर करना चाहे, जो आप लोग को अच्छा लगा हो? जैसा करेगा वैसा भरेगा से अच्छा कुछ भी नहीं है। करनी भरनी, यही करना है, यही भरना है। इससे अच्छा लेसन अगर पूरे गीता में अगर आपको एक साल लेना है, जैसी करनी है वैसी भरनी। एज़ यू सो सो शैल यू रीप। तो उसको हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, संस्कृत में बोलो। तो इसीलिए कर्म अपने अच्छे करो, कर्म प्रधान बनो, बुरे कर्म मत करो। बुरे कार्य का बुरा नतीजा है, वो बाद में स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं है, अगला जन्म पिछला जन्म भी कुछ नहीं है, जो है यही है, यही पूरा करके जाओगे। सो बी नाइस टू एवरीवन। अपनी वाणी अच्छा बोलिए, अपने कार्य अच्छे कीजिए। डोंट हर्ट एनीवन इन दिस वर्ल्ड। देखिए, गीता में बिल्कुल सही कहा इन्होंने। गीता में क्या है ना, एक और विचार है स्वधर्म। स्वधर्म कैसा है कि मिलिट्री वालों का भी ध्येय है मारना, आतंकवादियों का भी ध्येय है मारना,
तो स्वधर्म आप किस नियत से कर रहे हैं उसके आधार पर आपके कर्म जो है वो निर्धारित होते हैं। कसाई का काम है अपना काम करना, वो करना है। डॉक्टर का काम भी है चीट फाड़ करना, वो ऑपरेशन थिएटर में करता है, दोनों की आवश्यकता है। तो आदमी को बड़े बैठकर पहले अपने स्वधर्म को देख ले कि भाई क्या है, इस प्रसंग में मेरा स्वधर्म क्या कहता है। और एक बार जब आप स्वधर्म चुन लें तो आपको उसी पे चलना पड़ेगा। क्या होता है कि धृतराष्ट्र का एक स्वधर्म है कि वो अपने पुत्र के हितों की रक्षा करे। भीष्म पितामह का एक स्वधर्म है कि नहीं पांडवों के साथ अन्याय ना हो। और विदुर का एक अपना स्वधर्म है कि जो नीति कहती है, जो राजधर्म कहता है, उसका पालन होना चाहिए। तो इन तीनों में अलग अलग है। पितामह जो कह रहे हैं वो मेरा धर्म नहीं है, विदुर जो कह रहे हैं वो उनका धर्म है। तो मैं अपने नियत धर्म पे चलूं, ये गीता का मुख्य मकसद है। और जब चलें तो पूरे समर्पित होकर चलें, ये नहीं कि आधे अधूरे, ऐसा है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।